हाय दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी क्लास। तो आज हम अध्याय 3 का एक टॉपिक लेके चलते हैं, मानव जनन। इस मानव जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन मतलब मानव, जन्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सभी लोग जानते हैं कि हमेशा सभी चीजों, कोई भी सजीव हो उसमें रिप्रोडक्शन होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी होती है। तो मानव जनन में हम लोग जानते हैं कि जन्म दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। तो मानव जनन में लैंगिक जन्म होती है। तो मानव जन्म में लैंगिक जनन होती है। तो जब लैंगिक जनन जब होती है तो लैंगिक जनन होने के लिए दो को की आवश्यकता पड़ती है, एक नर की और एक मादा की। नर मीन्स पुरुष, मादा मीन्स स्त्री। दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक नर की और एक किसकी, मादा की। हम लोग सभी लोग जानते भी हैं। तो जब लैंगिक जनन की दो चीज, एक नर और एक मादा, तो हम लोग जानते हैं कि सभी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसको गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में या मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। तो 46 गुणसूत्र नर में भी और 46 गुणसूत्र मादा में भी, दोनों में पाया गया 46 गुणसूत्र। अब ये दोनों जब नर और मादा, ये नर और मादा, नर जो है सो नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसको युग्मक को बोलते हैं जायगोट। नर जो है सो नर युग्मक का निर्माण करेगा, मादा जो है सो मादा युग्मक का निर्माण करता है। और नर हो, नर और मादा दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होती है। अर्ध नर तथा मादा में दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होती है। तो देखिए, अर्धसूत्री, इसमें जब एक ही सेल ऐसा होता है जिसमें अर्धसूत्री का विभाजन होता है, और बाकी मनुष्य के बाकी सेल में, बाकी कोशिका में, मानव के बाकी कोशिका में सब समसूत्री विभाजन होती है। लेकिन मात्र इसमें एक कोशिका ऐसा है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। सपोज दैट, मानते कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, नर में भी 46 क्रोमोसोम और मादा में भी 46 क्रोमोसोम पाया गया। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन 23 और 23 दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इसमें भी 23 क्रोमोसोम अलग हो जाता है, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम क्या होती है, अलग हो जाती है। जब अलग हो जाती है तो जब नर जो है नर युग्मक का निर्माण किया, मादा जो है मादा युग्मक का निर्माण किया, और नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों युग्मक मिला, नर युग्मक मिला और कौन युग्मक, मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक मिला तो ये बनाया युग्मनज। किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हुआ, मिलन हुआ, तो क्या बनाया, युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बना, भ्रूण बना। क्या बना, भ्रूण। अब भ्रूण बनने के बाद क्या बना, नया संतान की उत्पत्ति हुई, नया संतान की उत्पत्ति हुई। और जब नया संतान की उत्पत्ति हुआ तो 46 क्रोमोसोम इसमें भी आ गया। सपोज मानते कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन
विभाजन नहीं होता, यहाँ सूत्री विभाजन नहीं होता, यहाँ भी सूत्री विभाजन नहीं होता, तो क्या होता है? यहाँ से नहीं होता तो 46 क्रोमोसोम रहता, यहाँ भी नहीं होता तो ये भी 46 क्रोमोसोम रहता। ये 46 क्रोमोसोम, ये 46 क्रोमोसोम दोनों होता तो कै क्रोमोसोम होता? 92 क्रोमोसोम हो जाता। तो नया संतान में कै क्रोमोसोम आ जाता? 92 क्रोमोसोम आ जाता। क्या ऐसा ही था? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो इसलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होना बहुत ही आवश्यक हुआ। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन बहुत ही होना जरूरी था। अगर नहीं होता तो 192 क्रोमोसोम आ जाता जो सटीक नहीं रहता। तो 23 क्रोमोसोम ये भी मिला और 23 क्रोमोसोम ये भी मिला, दोनों मिलके 23 क्रोमोसोम ये और 23 क्रोमोसोम ये दोनों मिलाकर क्रोमोसोम का निर्माण होगा, 46 क्रोमोसोम का निर्माण हो गया। तो जो नया संतान की जो उत्पत्ति होती है उसमें 46 क्रोमोसोम रहता है। अब रही बात, जब युग्मनज का निर्माण हुआ, भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद बनता है नया संतान। तो इतने सारी क्रिया होने के बाद लैंगिक जनन को 3 भाग में बढ़ जाता है। लैंगिक जनन 3 भाग में बढ़ जाता है। पहला, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, इंग्लिश में बोलते प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो निषेचन पूर्व घटना जब होती है, लैंगिक जनन 3 भाग में बढ़ा, इतने सारे क्रिया के बाद निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तीसरा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना इंग्लिश बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट 3 घटना होता है। अब हम लोग एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। पहले निषेचन पूर्व घटना पढ़ेंगे, फिर निषेचन पढ़ेंगे, फिर निषेचन पश्च घटना पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में कर देते। निषेचन पूर्व घटना क्या है? निषेचन के पहले होने वाली सभी घटना को, निषेचन के पहले होने वाली सभी घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। और निषेचन जब यहां से नर में नर युग्मक का निर्माण हुआ, मादा में मादा युग्मक का निर्माण हुआ, जब दोनों का नर और मादा का दोनों का विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद संलयन हुआ, संलयन मतलब निषेचन हुआ, तो उसमें किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज का निर्माण होने के बाद भ्रूण बना, भ्रूण के बाद नया संतान बना। तो जो निषेचन पूर्व घटना थी, तो इसके निषेचन पूर्व घटना पहले क्या हुआ? नर युग्मक का निर्माण हुआ। अभी तक तो निषेचन नहीं हुआ है, नर युग्मक का निर्माण हुआ, फिर मादा युग्मक का निर्माण हुआ। दोनों युग्मक का निर्माण हुआ तो युग्मनज बना। तो निषेचन पूर्व घटना में इतना हुआ, नर युग्मक का निर्माण हुआ और मादा युग्मक का निर्माण हुआ। और निषेचन में क्या हुआ? दोनों का मिलन हुआ और मिलन होने के बाद युग्मनज बना। ये निषेचन हो गया। निषेचन पूर्व हुआ जो नर युग्मक और मादा युग्मक बना, और जब दोनों का मिलन हुआ ये निषेचन हुआ। निषेचन पश्च घटना मतलब निषेचन के बाद होने वाली घटना। तो निषेचन पश्च घटना, तो जैसे युग्मनज, युग्मनज जब निषेचन तो हो गया, अब युग्मनज का निर्माण होगा, उसके बाद क्या होता है? भ्रूण का विकास हुआ, फिर नया संतान बना। तो ये हो गया निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। अब हम लोग एक करके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक पर निषेचन पूर्व घटना का टॉपिक पढ़ेंगे, निषेचन घटना पढ़ेंगे और निषेचन पश्च घटना का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए,
पर्सनल नंबर पर कॉल कीजिए, आपको फिर से समझा दिया जाएगा बहुत अच्छा तरह से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। इससे होती कुछ नहीं, थोड़ी एनर्जी मिलती है कि बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइब हो गए हैं और अच्छा लगता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है। और आप जब नोटिफिकेशन आएगा ताकि हम लोग जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास इसका सबसे पहले मैसेज आपके पास चला जाएगा। ठीक है, ओके।